श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आपका बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के विषय में पढ़ रहे थे। और इस विषय में आपने देखा है कि प्रीवियस वीडियो में हम सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर आप लोगों ने सेल डिवीजन के अंदर 3 प्रकार के जो सेल डिवीजन होते हैं आप लोगों के एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में जाना है कि किस किस प्रकार से आप लोगों को ये डिवीजन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी सेल डिवीजन के सेगमेंट के अंदर आप लोगों का कुछ छोटे टॉपिक्स जो है वो आप लोगों के बचे हुए हैं, जिनके अंदर आप लोग देखेंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, या फिर आपका क्रॉसिंग ओवर है, या फिर आपका स्पिंडल एपरेटस या एनाफेजिक मूवमेंट। इनसे रिलेटेड टॉपिक आप लोगों के बचे हुए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आपका जो सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टॉपिक है आपका सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आप लोगों का आता है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। मोस्टली सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनाया जाता है। तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिनेप्सिस का, कि भाई सिनेप्सिस क्या होता है। सिनेप्सिस के दौरान ही आप लोग देखेंगे कि सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब सिनेप्सिस क्या होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं सूत्र युग्मन। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, मियोसिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, और मियोसिस में आपने कहा था कि मियोसिस मोस्टली 2 रूपों में आप लोगों को देखने को मिला था, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में आप लोगों ने देखा था कि इसकी सब फेज आप लोगों को देखने को मिल रही थी। वैसे तो अलग अलग प्रकार की 2 फेज पढ़ी आप लोगों ने। एक तो क्या था आपका मेटाबॉलिक फेज के रूप में या काइनेटिक फेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिला था, और एक साइटोकाइनेस, एक आपको रेस्टिंग फेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिला था। और जो काइनेटिक फेज थी इसमें आपने कहा था कि फिर से ये 2 प्रकार की फेज में आप लोगों को देखने को मिलता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यहीं पर कैरियोकाइनेसिस में आप लोगों ने देखा था कि हमने बातें की थी प्रोफेज फर्स्ट की, और प्रोफेज फर्स्ट जो कि आपने कहा कि ये सबसे बड़ी फेज होती है और इसके अंदर 5 सब फेज आप लोगों को देखने को मिलती है। वो 5 सब फेज आपकी कौन सी थी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो आपकी प्रोफेज फर्स्ट की जो सब फेज है कौन सी, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि सिनेप्सिस का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो आप लोग देखेंगे कि सिनेप्सिस का फॉर्मेशन जो होता है वो जाइगोटीन में आप लोगों को देखने को मिलता है। वही फेज कौन सी होती है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन और डिप्लोटीन के रूप में होती है, डाइकाइनेसिस के रूप में होती है। तो जो जाइगोटीन है उस जाइगोटीन के अंदर आप लोग देखेंगे कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं या होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में मिलकर एक पेयर का निर्माण कर लेते हैं, जोड़ा जो है वो बना लेते हैं। तो इस घटना को आप लोगों ने क्या नाम दिया था? सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन। जैसे कि मान लीजिए कि 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जब पेयर बना रहे हैं तो आप लोगों को 23 पेयर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये 23 पेयर जो है वो किस चीज को शो कर रहे हैं? आपके सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन को शो करते हैं। तो सिनेप्सिस का फॉर्मेशन आपको सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन क्या होता है? समजात गुणसूत्रों का आपस में संयोजित होकर एक पेयर बना लेना, वो क्या कहलाता है? सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन जो है उसके नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम बात करें सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की, तो आप लोग देखेंगे कि आपके एक साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट का नाम है, आप लोग देखेंगे एम.जे. मोसेज के नाम से ये जाने जाते हैं। एम.जे. मोसेज। इन्होंने क्या किया है कि भाई जो सूत्र युग्मन होता है, जो सिनेप्सिस की घटना होती है, उस सिनेप्सिस के अंदर इन्होंने देखा कि क्रोमोजोम के अंदर क्या पाई जाता है? क्रोमोजोमल कोर पाई जाती है। किसके अंदर? सिनेप्सिस के अंदर। यानी सूत्र युग्मन के समय या सिनेप्सिस के समय पर एम.जे. मोसेज ने देखा कि गुणसूत्रों के अंदर
एक क्रोमोजोमल कोर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, और इस क्रोमोजोमल कोर को इन्होंने क्या नाम दे दिया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नाम जो है वो दे दिया। आप लोग देखेंगे कि ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो आपका लेप्टोटीन में बनना शुरू होता है और जाइगोटीन के अंदर ये बनकर पूरा तैयार हो जाता है। भाई आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो आपकी सब फेज होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद में पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 प्रकार की सब फेज आप लोगों ने पढ़ी है। और आपने कहा है कि हर एक सब फेज का अलग अलग कैरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलता है। आपने कहा था कि लेप्टोटीन के अंदर बुकेट स्टेज देखने को मिलता है, जाइगोटीन के अंदर सिनेप्सिस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, पेकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, और डिप्लोटीन के अंदर क्याजमेटा फॉर्मेशन, और डाइकाइनेसिस के अंदर आपको टर्मिनलाइजेशन की घटना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप कह रहे हैं कि जाइगोटीन के अंदर आपको सिनेप्सिस का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर सिनेप्सिस के टाइम पर ही क्या बन रहा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आप लोगों का जो बन रहा है वो लेप्टोटीन में तो बनना शुरू हुआ है और जाइगोटीन में बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतया सिनेप्सिस की घटना जो है वो पूरी हो जाती है। सूत्र युग्मन यहाँ पर पूरा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, आप लोग याद रखेंगे कि एम.जे. मोसेज ने सिनेप्सिस के दौरान गुणसूत्रों के अंदर एक क्रोमोजोमल कोर को देखा और इस कोर को क्या नाम दे दिया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया गया। आगे देखते हैं इसके अंदर, जब इस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का हम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, यानी कि जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक रूप से देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स को, तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर आप लोगों को 3 सघन लाइंस या 3 डेंस लाइंस जो है वो समानांतर रूप में आप लोगों को अरेंज्ड देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 3 डेंस लाइंस जो है वो आप लोगों को पैरेलल अरेंज देखने को मिलती है। इन लाइनों के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि भाई इसके सेगमेंट के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहां पर एक तो होता है सेंट्रल एलिमेंट है, और आप लोग देखेंगे कि 2 इसके अंदर क्या है, लिटरल एलिमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये चीजें क्या है कि भाई आपका जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो 3 सघन लाइनें आप लोगों को देखने को मिल रही है, 3 कौन सी है, एक तो सेंट्रल एलिमेंट के रूप में है और 2 लिटरल एलिमेंट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोग देखेंगे कि ये जो सेंट्रल एलिमेंट होता है ये करीब 150 से 500 एंगस्ट्रम का होता है, वहीं आपका लिटरल एलिमेंट जो है वो आपका 300 से 500 एंगस्ट्रम का आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी बात, आप लोग देखेंगे कि इसी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के अंदर जहां पर ये 2 पार्ट पाए जा रहे हैं, इनके बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है ट्रांजर्व यूनिट्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या होती है, ट्रांजर्व यूनिट जो है वो प्रेजेंट होती है। फिर दूसरी बात, आप लोग देखेंगे कि ये जो लिटरल एलिमेंट का जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, इस लिटरल एलिमेंट पर आपके क्रोमोसोम्स के लूप आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहां पर कई प्रकार के लूप्स पाए जाएंगे और वो लूप क्या है, आपके क्रोमेटिन के बने हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि लिटरल एलिमेंट से दोनों ओर क्या लगा हुआ है, आपका क्रोमेटिन जो है वो लगा हुआ है। ये सारा का सारा फॉर्मेशन आपको कहां पर देखने को मिलता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इतना सा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसकी स्ट्रक्चर में 3 डेंस लाइंस पाई जाती है। कौन कौन सी है, सेंट्रल एलिमेंट 1 है, लिटरल एलिमेंट 2 है, दोनों के बीच में ट्रांजर्व यूनिट है, और लिटरल एलिमेंट से क्या लगा हुआ है, क्रोमेटिन जो है वो लगी हुई थी, यानी कि क्रोमोसोम्स के लूप्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डायग्राम के द्वारा समझते हैं हम इसको। अगर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई आप कह रहे हैं कि एक तो इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल एलिमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है,
और सेंट्रल एलिमेंट के बाद में ये आपको देखने को मिलेगा ट्रांसवर्स यूनिट, ये है आपका ट्रांसवर्स यूनिट। इसी तरह से इस साइड में भी आपको क्या देखने को मिलेगी, ट्रांसवर्स यूनिट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। देन इसके बाद में आपका क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ये लिटरल एलिमेंट है, ये दूसरा लिटरल एलिमेंट है, और आप लोग देखेंगे कि इस लिटरल एलिमेंट से क्या जुड़ा हुआ है, आपका क्रोमेटिन जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका क्रोमेटिन पार्ट। ये 3 डेंस लाइन प्रेजेंट करती है आपके सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स को। नोमिनेट कर देते हैं हम। ये कहा आपने सेंट्रल एलिमेंट है, फिर आपने कहा ये क्या है, आपके दोनों ही ट्रांसवर्स यूनिट है, और फिर आप कह रहे हैं कि ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये क्या है, आपके 2 लिटरल एलिमेंट्स हैं, और फिर आप कह रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, आपका क्रोमेटिन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। आपने कहा कि ये लूप्स के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो लूप्स वाला पोर्शन आप लोग देखें तो आप लोग देखेंगे कि भाई ये आपका था सेंट्रल एलिमेंट, और सेंट्रल एलिमेंट के बाद में आपने कहा तो ये आपका था यहाँ, ये पोर्शन है आपका ट्रांसवर्स यूनिट के लिए, और ट्रांसवर्स यूनिट के बाद में आप लोगों को देखने को मिला है ये लिटरल एलिमेंट, ये भी लिटरल एलिमेंट। अब यहाँ से लगे हुए हैं आपके लूप्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्टली किसके रूप में है, आपके क्रोमेटिन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये भाई आपका ये क्रोमेटिन का थ्रेड जो है वो लूप्स के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। सेम ये है सेंट्रल एलिमेंट, ये आपने कहा लिटरल एलिमेंट, और ये क्या है, ट्रांसवर्स यूनिट्स है, और ये क्या है, लूप्स ऑफ क्रोमेटिन। ये सारा का सारा आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स के बारे में। क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब बात आती है कि सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स जो है इसका क्या काम होता है। सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स है, आप लोग देख रहे हैं, ये आपके सूत्र युग्मन सिनेप्सिस के लिए और क्रॉसिंग ओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जब सिनेप्सिस हो रहा है, समजात गुणसूत्र आपस में आकर जुड़ रहे हैं, तो वहां पर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, और टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब वहां पर क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर में आप लोगों ने देखा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद में यहाँ पर क्या होता है कि जीन्स का एक्सचेंज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, और जीन एक्सचेंज के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर नए रिकॉम्बिनेंट पैटर्न जो है वो तैयार किए जाते हैं, और इन रिकॉम्बिनेंट पैटर्न्स के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं कि इवोल्यूशन की घटनाएं जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वो सारा का सारा हेल्पफुल नेचर जो है वो किसके कारण से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स के परिणाम स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर है, थोड़ा सा फिर से आप लोग देख लें कि सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स आपने कहा है कि एम.जे. मोसेज नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिनेप्सिस के दौरान देखा कि गुणसूत्रों के अंदर एक गुणसूत्रीय क्रोड या क्या देखने को मिल रहा था, क्रोमोजोमल कोर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही थी। उसी कोर को क्या नाम दिया गया था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के रूप में इसे डिफाइन किया गया था।
आपने देखा कि जब इस सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स का माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया गया तो इसमें 3 सघन रेखाएं जो हैं वो आपको रेखीय रूप में अरेंज्ड आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये 3 सघन रेखाएं कौन सी है आप लोग देख रहे हैं, एक तो सेंट्रल एलिमेंट है ये वाला, रेड कलर से आप लोग इसको इंडिकेट कर रहे हैं। 2 आपको लिटरल एलिमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये लिटरल एलिमेंट है, ग्रीन लाइन से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 लिटरल एलिमेंट। आप कह रहे हैं कि सेंट्रल और लिटरल एलिमेंट के बीच में क्या पाया जाता है, ट्रांसवर्स यूनिट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ट्रांसवर्स यूनिट्स प्रेजेंट है। फिर आप कह रहे हैं कि दोनों ओर के जो लिटरल एलिमेंट्स होते हैं इनसे क्रोमोजोम का आंतरिक भाग जुड़ा हुआ है, क्रोमेटिन जो है वो जुड़ी होती है, मोस्टली लूप के रूप में ये प्रेजेंट होती है, जो कि आप लोगों को यहाँ के डायग्राम में आप लोगों को अच्छे से देखने को मिल रहा होगा कि भाई ये आपका सेंट्रल एलिमेंट है, ये ट्रांसवर्स यूनिट है, ये लिटरल एलिमेंट्स हैं और इससे क्या जुड़े हुए हैं, लूप के रूप में क्रोमेटिन जो है वो सारा का सारा जुड़ा हुआ है। तो ये सारा का सारा आपका क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। और आप लोग ध्यान दें कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है वो मोस्टली बनाया जाता है, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है कि सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अंदर ये मैटर जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स के बाद में आप लोगों का बच जाता है अपना पोर्शन, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स ही आपने कहा था कि क्रॉसिंग ओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के अंदर आप लोगों को किस प्रकार के नए पैटर्न्स जो हैं वो आप लोगों के तैयार होते हैं, किस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर की जो घटनाएं जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रही है, यानी कि एक टाइम पर या एक पॉइंट पर हो रहा है या 2 पॉइंट पर होता है, तो वेरियस प्रकार के क्रॉसिंग ओवर जो हैं वो आप लोगों के टाइप्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका इसी के अंदर क्रॉसिंग ओवर या आप कहते हैं जीन विनिमय। सिंपली आप लोग डिफाइन करते हैं कि समजात गुणसूत्र जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम, उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद में उनके अंदर जीन एक्सचेंज होता है। जीन एक्सचेंज की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। भाई आपने कहा कि ये आपका एक क्रोमोजोम है, वहीं दूसरा मोस्टली होमोलोगस होते हैं, लेकिन मैं डायग्रामेटिक रूप से आपको वेरिएंट शो करने के लिए ये इस पैटर्न में ले रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं ये क्रोमोजोम भी एक इसका ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है। तो आपने कहा है कि समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इसका ये क्रोमेटिड, इसका ये क्रोमेटिड एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं और संपर्क में आने के बाद में जीन का एक्सचेंज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जीन का एक्सचेंज देखने को मिल रहा है तो आप लोग देखेंगे कि इस क्रोमोजोम का पैटर्न आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सेम इसी तरह से इस क्रोमोजोम के अंदर आप लोगों को ये पैटर्न कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस घटना को आप लोग क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के रूप में आप लोग इसे डिफाइन करते हैं। आप लोग देखेंगे कि ये जो क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्रॉसिंग ओवर के बारे में जानकारी जो है वो किसके द्वारा दी गई है, मॉर्गन एंड केटल के द्वारा दी गई। दूसरी बात आप लोग देख रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा टेट्राड कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके 2 क्रोमेटिड है, इसके 2 क्रोमेटिड है, यानी कि ये टेट्राड फ्रेगमेंट्स जो हैं वो उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा टेट्राड कंडीशन में होता है। दूसरा आप लोग देख रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर के कारण से क्या हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट पैटर्न क्या करते हैं, इवोल्यूशन जो है उसको शो करते हैं, यानी कि यहाँ पर विकास की घटनाएं जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। रिकॉम्बिनेंट पैटर्न की प्राप्ति जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। दूसरी बात आप लोग देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है सेंट्रोमियर को छोड़कर क्रोमोजोम के किसी भी भाग में हो सकता है, केवल इस पार्ट में नहीं होगा। सेंट्रोमियर भाग को छोड़कर गुणसूत्र के किसी भी भाग में आपको क्रॉसिंग ओवर की जो घटना है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर हम कहेंगे कि आपका जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसके अंदर जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि गुणसूत्रों के रिकॉम्बिनेंट पैटर्न प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर 2 जीन के बीच में जो रिकॉम्बिनेंट बनाने की जो कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिलती है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट
फ्रीक्वेंसी, या इसको कहा जाता है क्रॉस ओवर वैल्यू। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी या क्रॉस ओवर वैल्यू, दो क्रोमोसोम के जो जीन के बीच में रिकॉम्बिनेंट बनाने की जो क्षमता है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी या क्रॉस ओवर वैल्यू। ये क्रॉस ओवर वैल्यू आपको एक फॉर्मूले के रूप में शो होती है। आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बटे टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ में, तो ये क्या आ जाएगा, आपका रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी या क्रॉस ओवर वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। दूसरा आप लोग देखेंगे कि ये जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है इसकी वैल्यू आपको 0 से 50% के मध्य में देखने को मिलती है। 50% से ज़्यादा नहीं होती है, ये 0 से 50% तक आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। और इस रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का यूज जो है वो किया जाता है मोस्टली आपके लिंकेज मैप बनाने के लिए, या क्रोमोसोम मैप गुणसूत्र का मानचित्रण जो है वो तैयार करने के लिए किया जाता है। और गुणसूत्र का मानचित्रण का मतलब ये होता है कि दो जीन के बीच में, मान लीजिए एक क्रोमोसोम था, एक जीन यहाँ पर है, एक जीन यहाँ पर है, इन दो जीन के बीच के अंदर कितनी दूरी है, इनका लीनियर अरेंजमेंट जो है वो कैसा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये सारा का सारा यूज किया जाता है आपके क्रोमोसोम मैप या लिंकेज मैप के अंदर आप लोगों का देखा जाता है। तो क्लियर है, आप लोग कह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, डिफाइन कर दिया आपने डेफिनेशन के रूप में। इसकी से रिलेटेड ये आपको विशेषताएं देखने को मिल रही है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसका वैल्यू क्या होता है, किस फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम किस रूप में यूज कर रहे हैं। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर की, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये मोस्टली आपको इस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इस चीज को तो आप क्या कहेंगे, वन पॉइंट क्रॉस ओवर। एक ही पॉइंट पर हो रहा है वन पॉइंट क्रॉस ओवर, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये रिकॉम्बिनेंट पैटर्न मिल रहे हैं। दूसरा आप लोग देखेंगे कि भाई ये आपका क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, और यहाँ पर इनके बीच में एक तो यहाँ हो गया और एक यहाँ पर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट क्रॉस ओवर। और इसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट आएगा उसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये पैटर्न इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। देन ये क्रोमोसोम है आपका, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से, तो एक पॉइंट पर हो रहा है तो 1 पॉइंट क्रॉस ओवर, 2 पॉइंट पर हो रहा है तो 2 पॉइंट क्रॉस ओवर, फिर इसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 पॉइंट क्रॉस ओवर। अब 3 पॉइंट में क्या होता है आप लोगों का, 3 जगह पर क्रॉसिंग ओवर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब 3 जगह पर कैसे होगा भाई, आप लोग देखेंगे कि एक तो यहाँ पर हो गया, एक आपका यहाँ पर हो गया दूसरा, और तीसरा आप लोगों को कहाँ देखने को मिल रहा है, इसी क्रोमोसोम की लंबाई के परिणाम स्वरूप यहाँ पर 3 पॉइंट क्रॉस ओवर। इसी प्रकार से हम इसको भी आगे बढ़ा दें, आप लोग देखें इस प्रकार से, तो इस चीज़ को आप लोग क्या कहेंगे, ये आपका 4 पॉइंट क्रॉस ओवर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1 पॉइंट क्रॉस ओवर है जहाँ पर 1 पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होती है, 2 पॉइंट क्रॉस ओवर है, दो पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि जीन विनी में 2 जगह होता है। 3 पॉइंट क्रॉस ओवर है, 3 जगह पर आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रहा है, 1, 2 और 3 जगह पर जीन विनी में हो रहा है। 4 पॉइंट क्रॉस ओवर 1, 2, 3 और 4 जगह पर क्रॉसिंग ओवर जो है वो आप लोगों को, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम हैं उनके चारों क्रोमेटिड के अंदर आपको क्या देखने को मिल रही है, क्रॉसिंग ओवर की घटना, यानी कि वहाँ पर जीन विनिमय, जीन्स का एक्सचेंज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये आपका क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड मैटर है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, आपका 1 पॉइंट क्रॉस ओवर क्या होता है, 2 पॉइंट क्रॉस ओवर क्या होता है, वो सारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि हमने
एक तो बातें की है सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स से रिगार्डिंग, सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को किस तरह की देखने को मिल रही है। दूसरा हम लोगों ने बातें की है क्रॉसिंग ओवर के रिगार्डिंग, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड आपने रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला देखा है, उस फॉर्मूले का क्या यूज किया जाता है, कितने प्रकार के क्रॉसिंग ओवर पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में इसके आगे जो भी कुछ मैटर बचा हुआ उसको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।